हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने मूल अवधारणा, मूल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल्स, उनको लेकर आए हुए हैं। तो आइए उन न्यूमेरिकल्स को बिना समय गंवाए समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 69 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके लिए आप क्या समझना होगा आपको? मूल कॉन्सेप्ट, मूल अवधारणा। देखिए बच्चों, जब भी आप कोई भी मूल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको पहली चीज पता होना चाहिए, मूल या मूलों की संख्या। मूलों की संख्या n बराबर सूत्र होता है W/m। ठीक है, W/m। W क्या होती है बच्चों? ग्राम में मात्रा। और m क्या होता है बच्चों? m होता है अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट या परमाणु भार, एटॉमिक वेट। ठीक है, तो n बराबर सूत्र याद रखिए W/m। दूसरा, एक मोल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या या कह दे परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या कह दे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या एक मूल में कहे तो एक मूल में जो संख्या होती है वो होती है 6.023 गुणा 10⁻23, जिसको आप लोग बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या। इतनी बात क्लियर हुई? इसको आप उसी प्रकार याद रखिए जैसे एक दर्जन। एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 वस्तुएं। एक दर्जन, एक दर्जन पेन मतलब 12 पेन। एक दर्जन किताबें, इसका मतलब 12 किताबें। तो एक दर्जन का मतलब आप क्या अनुमान लगाते हैं? एक दर्जन का मतलब ही क्या होता है? 12 वस्तुएं। इसी प्रकार अगर एक मूल लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि अगर एक मूल लिखा है और उसमें संख्या पूछ रहा है, परमाणुओं की संख्या, परमाणु होगा तो परमाणुओं की संख्या पूछेगा, अणु होगा तो अणुओं की संख्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा। तो जैसे एक दर्जन में संख्या 12, इसी प्रकार एक मूल में संख्या क्या होती? 6.023 गुणा 10⁻23। ठीक है, आगे देखिए। एक मोल गैस का एनटीपी या एसटीपी पर आयतन, एनटीपी या एसटीपी पर आयतन ये होता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। ठीक है, तो एक मोल गैस का एनटीपी, एनटीपी क्या होता है बच्चों? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? सामान्य टेम्परेचर, ताप, प्रेशर, दाब, सामान्य ताप, दाब। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड का मतलब मानक, टेम्परेचर ताप, प्रेशर, दाब। तो एनटीपी या एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर, या लीटर को जब आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कराएंगे तो 1000 का गुणा कराएंगे और इसमें दशमलव भी लगाए तो यह आएगा 22,400 मिलीलीटर। क्लियर? एक पॉइंट और याद रखिएगा जब भी आप मोल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अणुभार या परमाणु भार, परमाणु भार, अणुभार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। परमाणु भार को क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। यदि इनके आगे आप ग्राम लगा दें,
क्या लगा दे बच्चों, ग्राम। तो ये 1 मोल कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 मोल। आप इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एग्जाम्पल जैसे NH3 है, अमोनिया गैस। अगर आप इसका अणुभार निकालें, अणुभार, तो N नाइट्रोजन परमाणु, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14, प्लस H का परमाणु भार, परमाणु भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। तो H का परमाणु भार कितना होता है, 1, 3 H है तो 3 हो गया। तो टोटल अणु भार कितना आया, 17, 17 आया। यदि हम इस 17 के आगे ग्राम लगा दें, तो देखिए अणु भार के आगे आपने क्या लगाया, ग्राम। तो अणु भार के आगे ग्राम लगा दिया, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, 1 मोल NH3। अणु भार या परमाणु भार के आगे ग्राम लगा दिया, वो क्या बन जाता है, 1 मोल। तो अणु भार के आगे आपने ग्राम लगा दिया, तो ये क्या बन गया, 1 मोल। और कोई एग्जाम्पल जैसे CO2, इसका अणु भार निकाला, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, ये कितना आ गया बच्चों, 44, 44 आ गया। अणु भार के आगे ग्राम लगा दीजिए, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 मोल। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 मोल CO2। बात समझ में आई क्या। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिए और सवाल लगाते हैं, आप देखेंगे कि सवाल आपको सभी समझ में आएंगे और अच्छे से आप स्वयं से खुद से भी लगा सकते हैं सवालों को। एक बार पुनः देखिए, पहला पॉइंट क्या है, अगर कभी मोलों की संख्या निकालना हो तो N बराबर W/M, W ग्राम में मात्रा, M अणुभार या परमाणु भार। 1 मोल में अणुओं की संख्या, 1 मोल में संख्या पूछे तो वैसे ही याद रखिए जैसे 1 दर्जन, 1 दर्जन में संख्या कितनी होती है, 12। ऐसे 1 मोल में संख्या कितनी होती है, 6.023 गुणा 10 की पावर 23। इसको आप क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, एवोगाद्रो संख्या। तीसरा पॉइंट बताया, 1 मोल गैस का NTP या STP पर आयतन, ये किससे संबंधित है, आयतन से। 1 मोल का आयतन कहां पर, NTP या STP पर, ये होता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। इसके बाद अगर अणुभार या परमाणु भार के आगे आप ग्राम लगा देंगे, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 मोल। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। 69 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकालिए। क्या निकालना है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या N बराबर W/M, क्लियर। N बराबर W हो गई मात्रा, ग्राम में ये दिया है 69 ग्राम। और ये सोडियम, सोडियम अणु है या परमाणु है, तो ये परमाणु है। और आप जानते हैं सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। तो 23 रख दिया भाई। M अणु भार या परमाणु भार, सोडियम क्या है, परमाणु है। तो सोडियम परमाणु का परमाणु भार, एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 होता है। तो 23 रख दिया। यहां कोष्ठक में चाहे तो लिख दीजिए Na का परमाणु भार 23। तो जैसे ही 23 रखा तो कितने बार, 3 बार। तो N बराबर क्या आ गया भैया, 3 मोल। ये आपका आंसर, मोलों की संख्या पूछा था, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 9 ग्राम जल में मोलों की संख्या, इसमें भी क्या पूछ रहा है, मोलों की संख्या। तो W का मान कितना है, 9 ग्राम। जल है, जल H2O, इसका अणुभार निकालिए, अणुभार M बराबर, तो H का परमाणु भार, H का परमाणु भार कितना होता है, 1, 2 H है तो 2 हो गया, प्लस O का परमाणु भार क्या होता है, 16, तो ये कितना आ गया, 18। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या N बराबर सूत्र होता है W/M। तो N बराबर W कितना है, 9, और M कितना है, 18। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 भाग दे लीजिए, 0.5 मोल। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है 0.2 मोल CO2 में कितने ग्राम CO2 उपस्थित है। इसमें देखिए मोल दिए गए हैं, n का मान दिया है 0.2 मोल, और आपसे क्या पूछा है, ग्राम CO2, W पूछ रहा है। तो फिर आप समझ गए होंगे n बराबर W/m सूत्र लगाया जाएगा। तो m निकाल लीजिए, CO2 का m मतलब मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। अगर आपको परमाणु भार नहीं याद हैं या नहीं बनते हैं तो कुछ प्रमुख जो परमाणु होते हैं उनके परमाणु भार जरूर याद रखिए। कैसे, जैसे H का परमाणु भार 1, कार्बन का परमाणु भार 12, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, सल्फर का परमाणु भार 32, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, सोडियम का परमाणु भार 23, पोटेशियम का परमाणु भार 39, कैल्शियम का परमाणु भार 40। इतने आपको परमाणु भार जरूर याद होना चाहिए। देख लीजिए, H का परमाणु भार 1, कार्बन का परमाणु भार 12, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, सल्फर का परमाणु भार 32, क्लोरीन का 35.5, सोडियम का 23, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। अब वापस सवाल पर आते हैं। तो कार्बन का परमाणु भार 12 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 2 का मल्टीप्लाई कराइए, तो ये आ गया 12 + 32 44। फॉर्मूला लगाया, n बराबर W/m, n का मान है 0.2, W निकालना है और m कितना है 44। तो W कितना हो गया, W हो गया 8.8 ग्राम। आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या और दूसरा अणुओं की संख्या। ठीक है, तो W का मान कितना है, 1.7 ग्राम अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। NH3 का अणुभार, अणुभार को क्या लिखते हैं, M। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 और H का परमाणु भार 1, 3 H हैं तो 3 का गुणा करा देंगे, तो 14 + 1 × 3, ये आ गया आपका 17। तो मोलों की संख्या पूछा है, तो मोलों की संख्या n बराबर W/m। तो n बराबर W 1.7 और m अणुभार 17, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया 1/10, 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.1 मोल। एक आंसर तो आ गया मोलों की संख्या का। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब निकालना है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। तो देखिए अणुओं की संख्या कह रहा है, तो आप जानते चूंकि 1 मोल और गैस कौन सी है, अमोनिया, अमोनिया में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या आपने पढ़ा है 1 मोल, जैसे 1 दर्जन में कितनी संख्या, 12, उसी प्रकार 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी, आवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.023 × 10⁻23। इसलिए आपके पास कितने मोल हैं, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल अमोनिया में अणुओं की संख्या बराबर 6.023 × 10⁻23 × 0.1। क्लियर भाई, 1 मोल में उतनी संख्या है तो 0.1 मोल में गुणा कराएंगे, तो ये गुणा करा दिया, दशमलव हटाया, ये हो गया। अब 10 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो एक घात कम हो जाएगी, तो 6.023 × 10⁻22, ये आपका क्या हो जाएगा,
आंसर। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 0.5 मोल क्लोरीन में क्लोरीन के अणुओं की संख्या। इसमें भी देखिए बच्चों, अणुओं की संख्या पूछ रहा है और मोल दिए हैं। कितने मोल दिए हैं? 0.5 मोल। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे? तो आप जानते हैं, चूंकि 1 मोल क्लोरीन में क्लोरीन के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या वही बात हुई ना जो हम आपको हर बार बता रहे हैं। 1 दर्जन, 1 दर्जन में संख्या कितनी होती है? 12। उसी प्रकार 1 मोल में संख्या कितनी? 6.023 गुणा 10⁻23। इसलिए कितने मोल हैं? 0.5 मोल क्लोरीन में क्लोरीन के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 0.5। भाई 1 मोल में इतना है तो 0.5 मोल में गुणा करा देंगे। गुणा कराइए तो 5×3 = 15, हासिल आई 1, 5×2 = 10 और 1 11, 5×6 = 30। 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव गुणा 10⁻23। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सवाल मूल कॉन्सेप्ट वाले अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.5 मोल सुक्रोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सुक्रोज, सुक्रोज जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, ये अणु है कि परमाणु है? सुक्रोज, सुक्रोज क्या है? ये अणु है। परमाणु तब होता जब ये अकेला लिखा होता। ठीक है, तो ये क्या है? 0.5 मोल सुक्रोज, 0.5 मोल सुक्रोज, 0.5 मोल सुक्रोज, और पूछ रहा है परमाणुओं की संख्या। तो जब 0.5 मोल सुक्रोज है तो ये है अणु, तो सबसे पहले आप किसकी संख्या निकालेंगे? अणुओं की संख्या। और जब अणुओं की संख्या निकल आएगी इसके बाद निकालेंगे परमाणुओं की संख्या। तो देखिए, चूंकि 1 मोल सुक्रोज में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणा 10⁻23। इसलिए 0.5 मोल सुक्रोज में, सुक्रोज में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 0.5। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5×3 = 15, 5×2 = 10 और 1 11, 5×6 = 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव गुणा 10⁻23। ये क्या निकल के आ गया? ये आ गया अणुओं की संख्या। किसमें? 0.5 मोल सुक्रोज में अणुओं की संख्या। लेकिन आपसे पूछा है कार्बन के परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। तो देखिए, सुक्रोज C12H22O11 में 12 कार्बन परमाणु हैं। देख लीजिए, कार्बन के कितने परमाणु हैं? 12, 22 हाइड्रोजन परमाणु हैं। सही है,
हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 22 तथा 11 ऑक्सीजन परमाणु हैं। सही है, 11 ऑक्सीजन परमाणु हैं। आपको ये 110 ना लगे। ग्यारह ऑक्सीजन परमाणु हैं। अब देखिए बच्चों, आपने निकाला 0.5 मोल सुक्रोज में अणुओं की संख्या निकल आई। इसके बाद जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उसमें 12 कार्बन परमाणु हैं, 22 हाइड्रोजन परमाणु हैं, 11 ऑक्सीजन परमाणु हैं। लेकिन वो कहता क्या, वो ये कहता 0.5 मोल सुक्रोज में कार्बन के कितने परमाणु होंगे, हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे। तो अतः 0.5 मोल सुक्रोस में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। भाई अगर ये 0.5 मोल ना होता तो सूत्र में तो आपको दिख रहे हैं कार्बन परमाणु कितने हैं, 12। लेकिन कहता 0.5 मोल में बताइए। तो 0.5 मोल में अणुओं की संख्या कितनी निकाली थी, अणुओं की संख्या तो इतनी आई थी 3.011 गुणा 115 गुणा 10⁻23। और कार्बन के परमाणु कितने थे बच्चों, कार्बन के परमाणु थे 12, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये आपका क्या जाएगा, आंसर। इसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या तो 22 है, लेकिन कहता है 0.5 मोल में बताइए। तो 0.5 मोल में आपने क्या निकाला, अणुओं की संख्या, वही 3.0115 गुणा 10⁻23। और इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने, 22, तो 22 से गुणा करा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 3.0115 गुणा 10⁻23 गुणा ऑक्सीजन परमाणु कितने, 11, तो यहाँ 11 का मल्टीप्लाई करा देंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 3.613 गुणा 10⁻24, इसमें 6.625 गुणा 10⁻24, इसमें 312 गुणा 10⁻24। ये आपके क्या हो गए बच्चों, आंसर। तो इस सवाल को आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले 0.5 मोल सुक्रोज में आपने क्या निकाला, अणुओं की संख्या, लेकिन पूछा था परमाणुओं की संख्या। तो फॉर्मूला में देखा 12 कार्बन परमाणु हैं, 22 हाइड्रोजन परमाणु हैं, 11 ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो बस अणुओं की संख्या में उन्हीं का गुणा करा दिया तो उतने परमाणुओं की संख्या आपकी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 0.35 मोल ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु होंगे। 35 मोल 0.35 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, आप अगर इसको ना देखें और आप केवल ये देखें कि भैया ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु हैं, तो 6 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं बच्चों, 6। लेकिन 0.35 मोल में कह रहा है, तो पहले ये क्या है, अणु है, ये क्या है, अणु। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, अणुओं की संख्या। तो चूंकि 1 मोल ग्लूकोज में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितना होगा, 6.023 गुणा 10⁻23। इसलिए 0.35 मोल ग्लूकोज में अणुओं की संख्या 0.35 का आप क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो हल करने से ये आएगा 2.11 गुणा 10⁻23। ये क्या आ गया आपका,
अणुओं की संख्या। ठीक है, अब पूछा क्या है, कितने कार्बन परमाणु होंगे, मतलब परमाणुओं की संख्या पूछे, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो देखिए C6H12O6 में 6 कार्बन परमाणु हैं, 6 कार्बन परमाणु हैं, अतः 0.35 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या कितनी आई थी आपकी, 2.11 गुणा 10⁻23, और उसमें कार्बन परमाणु हैं कितने, कार्बन परमाणु 6 हैं, तो 6 का आप क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। कैलकुलेशन करिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 गुणा 10⁻23, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, सही है। अब अगर आप इस दशमलव को यहाँ खिसकाना चाहते हैं तो खिसका दीजिए, 1.266 गुणा 10⁻24, ये हमारा फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई। अगर आप हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालते तो 12 का मल्टीप्लाई करा देते, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या निकालते तो 6 का ही मल्टीप्लाई कराते। तो आपको समझ में आ गया। ग्लूकोज, ग्लूकोज पहले क्या है, अणु है, तो पहले आप अणुओं की संख्या निकालेंगे। अणुओं की संख्या जब निकल आएगी तो आप जानते हैं अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो जितने परमाणु हों सूत्र में उन्हीं का अणुओं की संख्या में आप गुणा करा दीजिए, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 को ऊपर नीचे, ऊपर गुणा करो, 10 को नीचे गुणा करो, अगला क्वेश्चन कहता है एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में सामान्य ताप दाब पर किसी गैस के 1.12 लीटर की मात्रा 20 ग्राम है। गैस का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान का मतलब अणु भार, इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चूंकि एनटीपी पर 1.12 लीटर कोई भी गैस की मात्रा कितनी दी गई है, 20 ग्राम। ठीक है, इसलिए एनटीपी पर एक का निकाल लीजिए, 1 लीटर गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, 20/1.12 ग्राम। इतनी बात क्लियर हो गई। एक एक नियम से आप इसी प्रकार, तो चूंकि इसलिए से इसी प्रकार सवाल लगाते हैं कि 1.12 लीटर गैस की मात्रा 20 ग्राम है, तो 1 लीटर, इसलिए एनटीपी पर। अच्छा ये बताइए, आपने जब हम शुरुआत में आपको समझा रहे थे तब हमने बताया था 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी पर कितना होता है, 22.4 लीटर। ये आयतन की ही तो बात चल रही है, आयतन की बात। तो एक आयतन हम लोग भी जानते हैं, कौन सा, कि 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। तो हमने यहां लिखा 22.4 लीटर गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, 20/1.12 गुणा 22.4, दशमलव से ये दशमलव हटाया और यहाँ 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, इससे ये काट दिया कितने बार, 2 बार, 2 का गुणा कराए तो ये कितना आ गया, 400 ग्राम आ गया। अब आप ध्यान से समझिएगा, आपको भली भांति पता है 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन,
कितना होता है 22.4 लीटर, या हम ये कहें 22.4 लीटर आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर आयतन होगा एक मूल का। तो इसका मतलब है 22.4 लीटर आयतन किसका होगा, एक मूल का। तो ये एक मूल लिखा है क्या, नहीं लिखा। तो आपने एक पॉइंट और पढ़ा था क्या, कि अगर किसी के अणु भार के आगे ग्राम लगा दें तो वो क्या बनता है, एक मूल। अणु भार के आगे ग्राम लगा दें वो क्या बनता है, एक मूल। अब ये कैसे आपको पता चला कि ये एक मूल लिखा हुआ है। तो भाई 22.4 लीटर जो आयतन है एनटीपी पर वो किसका होता है, एक मोल का ही तो होता है। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, एक मोल लिखा हुआ है। लेकिन दिख तो रहा नहीं कि एक मोल लिखा है। तो आपको पता है कि अगर अणु भार के आगे ग्राम लगा दे तो वो क्या होता है, एक मोल। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, अणु भार के आगे ग्राम लगा होगा तभी तो ये एक मोल आया होगा। तो हमको केवल अणु भार से मतलब है, अणु भार, अणु भार, अणु भार बराबर, तो ग्राम हटा दीजिए, क्या हो गया 40, 400 सॉरी 400, ये हमारा क्या हो गया आंसर। एक बार फिर से सवाल को अच्छे से समझ लीजिए। एनटीपी पर 1.12 लीटर गैस की मात्रा 20 ग्राम थी, इसलिए एक की निकाली। इसलिए अब एक आयतन आपको भी पता होता कितना, 22.4 लीटर। क्लियर, 22.4 लीटर गैस की मात्रा कितनी होगी, तो सॉल्व किया तो ये आ गया 400 ग्राम। आपको पता है 22.4 लीटर आयतन होता किसका है, एक मोल का। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका एक मोल लिखा हुआ है, लेकिन दिख तो रहा नहीं। तो आपने एक पॉइंट और पढ़ा था, अणु भार के आगे ग्राम लगा दें तो वो क्या बनता है, एक मोल। अणु भार के आगे ग्राम लगा दें तो क्या बनता है, एक मोल। तो ये जब आयतन ले रहे हो इसका मतलब ये एक मोल है। और एक मोल का मतलब क्या होता है, अणु भार के आगे ग्राम लगा दें, अणु भार के आगे ग्राम लगा है, ग्राम को हटा दीजिए तो क्या बचा, अणु भार। तो अणु भार ही सवाल में पूछा था, तो अणु भार का आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या और एनटीपी पर आयतन ज्ञात करना है। क्या पूछा है, परमाणुओं की संख्या, डब्ल्यू बराबर 10 ग्राम, और हीलियम का, हीलियम अणु है कि परमाणु है, अकेला लिखा है तो ये क्या है, परमाणु। तो इसका परमाणु भार होगा, परमाणु भार एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों, 4, जिसको आप क्या बोलेंगे, एम। ठीक है भाई, अणु होता तो अणु भार के लिखते, परमाणु है तो परमाणु भार। हमने मोल निकाला, मोलों की संख्या, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, 10/4, 2 से काटा 5, 2, ये आ गया 2.5 मोल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हीलियम अणु है कि परमाणु है, तो आप कहेंगे परमाणु है। तो परमाणु है तो किसकी संख्या निकलेगी, परमाणुओं की संख्या। अगर अणु होता तो किसकी संख्या निकलती, अणुओं की संख्या। लेकिन ये चूंकि परमाणु है तो किसकी संख्या निकलेगी, परमाणुओं की संख्या। तो चूंकि एक मोल हीलियम में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर 6.023 गुणा 10⁻23। ये बात क्लियर हुई। आप कहेंगे सर ये तो अणुओं की संख्या होती है, अभी जो सवाल लगाए आप तो अणुओं की संख्या निकालते थे। तो जो जैसे सुक्रोज, जैसे ग्लूकोज, ये क्या है, अणु। तो आप क्या निकालोगे, अणुओं की संख्या। लेकिन ये देखिए ये तो परमाणु है, ये तो परमाणु ही है, तो आप किसकी संख्या निकालेंगे, परमाणुओं की संख्या। और आपको पता है अगर एक मोल में संख्या पूछा जा रहा है तो एक दर्जन में 12, तो एक मोल में, तो उसी कॉन्सेप्ट से आप याद रख लीजिए कि एक दर्जन अगर कोई कुछ कह रहा है तो इसका मतलब वो 12 से उसका संबंध है। इसी प्रकार अगर एक मोल कुछ कह रहा है तो इसका मतलब उसका संबंध किससे है, आवोगाद्रो संख्या से, 6.023 गुणा 10⁻23। इसलिए आपके मोल कितने आ गए, 2.5। तो 2.5 मोल हीलियम में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 2.5। हल करिए इसको।
तो हल करेंगे तो 25 × 75 की 5 हासिल आई 7। 25 दूनी 50 और 7 57। 25 छक्का 150। 1 2 3 4 4 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 4 अंक बाद दशमलव, गुणा 10 की पावर 23। अगर आपको दशमलव और खिसकाना है तो 1.5057 गुणा 10 की पावर 24 हो जाएगा। अणु परमाणुओं की संख्या पूछा था तो परमाणुओं की संख्या तो आ गया। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पूछा है एनटीपी पर आयतन। चूंकि एनटीपी पर 1 मोल गैस का नाम क्या है? हीलियम। हीलियम गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। इसलिए एनटीपी पर कितने मोल हैं आपके पास? 2.5 मोल। 2.5 मोल हीलियम गैस का आयतन 22.4 गुणा 2.5। इसको हल करिए। 25 चौके 100, 10 हासिल। 25 दूनी 50 और 10 60, 6 हासिल। 25 दूनी 50 और 6 56। 1 2 अंक बाद दशमलव, इतने लीटर। ये हमारा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी के टाइप का अगर कोई दूसरा सवाल आपको करने को दिया जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एचटीपी पर किसी गैस के 0.1 ग्राम का आयतन 56 मिलीलीटर है, गैस का अणु भार बताइए। ठीक है, तो इसको देखिए। चूंकि एचटीपी है, भाई जो लिखा हो आप वही लिखिए, एचटीपी या एनटीपी। एचटीपी पर 56 मिलीलीटर गैस की मात्रा, 56 मिलीलीटर गैस की मात्रा कितनी है? 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम। इसलिए एचटीपी पर कितने का निकालेंगे? 1 ml गैस की मात्रा कितनी हो गई? 0.1/56 ग्राम। कोई दिक्कत? इसलिए एचटीपी पर, आप एनटीपी या एचटीपी पर एक आयतन आप लोग स्वयं जानते हैं कौन सा? 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। तो ये मिलीलीटर में कह रहा है तो आप लिखेंगे 22,400 मिलीलीटर गैस की मात्रा। तो 0.1/56 गुणा 22,400। दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, जीरो से जीरो खत्म। इससे ये कट गया। कितने बार कटा? तो 4×24, 4×24, 4×5 = 20 और 2 22, और ये जीरो था। तो इसका मतलब ये क्या है आपका? 40 ग्राम। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, ये जो आयतन होता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर, ये किसका होता है बच्चों? 1 मोल का। ये जो आयतन है वो किसका होता है? 1 मोल का। तो ये जो मान आया अब ये क्या आया? 1 मोल। लेकिन 1 मोल तो ये लिखा नहीं है, तो इसका मतलब अणु भार के आगे क्या लिखा होगा? ग्राम। भाई अणु भार के आगे अगर ग्राम लगा दें तो वो क्या बनता है? 1 मोल। तो अणु भार के आगे ग्राम लगा होगा। आपसे केवल अणु भार पूछा है, तो अणु भार क्या हो जाएगा? 40। ये हमारा आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन।
एनटीपी पर किसी गैस के 56 मिलीलीटर का भार 0.175 ग्राम है, गैस का अणुभार बताइए। जैसा ये पिछला सवाल लगाया है सेम ये सवाल है, आइए इसको भी देखते हैं। चूंकि एच टी पी ना लिख के अब एनटीपी लिखा है, तो एनटीपी पर 56 ml गैस का भार का है, मात्रा का है 0.175 ग्राम। इसलिए एनटीपी पर कितने का निकालिए, 1 ml। 1 ml गैस का भार तो क्या जाएगा 0.175 बटे 56 ग्राम। ठीक है, अब आयतन की चर्चा है और एक आयतन आप खुद जानते हैं एनटीपी या एसटीपी पर कितना 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। तो इसलिए एनटीपी पर 22,400 मिलीलीटर गैस का भार 0.175 बटे 56 गुणा 22,400। दशमलव हटाया 3 जीरो बढ़े, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कट गया 56 से ये 4 बार, 4 छंग 24, 4 पंचे 20 और 2 22। ठीक है, 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से ये कट गया, 5 तिया 15, 2 पचम 25, 35 दूनी 70 ग्राम। आपको पता है ये जो आयतन है एच एन टी पी पर 22,400 या 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर, ये किसका होता है, 1 मोल का। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ 1 मोल, लेकिन 1 मोल तो दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अणुभार के आगे ग्राम लगा देंगे तो क्या बनता है 1 मोल। तो वही लिखा होगा अणुभार के आगे ग्राम लगा है, इसका मतलब क्या है ये 1 मोल। आपको केवल अणुभार पूछा है, तो अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा 70, ये हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे 3 चीजें पूछ रहा है। पहले तो आप निकालिए क्या, मोलों की संख्या निकालते हैं। 49 ग्राम, W का मान 49 ग्राम, अणुभार जिसको आप M कहेंगे, किसका, H2SO4 का। तो देखिए H का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, 2 H है तो ये 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का परमाणु भार 32, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौके 64, टोटल आ जाएगा 98। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या N बराबर W/M। W है 49 और M है 98, 49 एकम 49, 49 दूनी 98, तो ये आ गया 0.5 मोल। पहला आंसर तो आ गया। ठीक है भाई, मोलों की संख्या पूछा था तो फॉर्मूला होता है N बराबर W/M। अब क्या पूछा, अणुओं की संख्या, तो चूंकि 1 मोल H2SO4 नाम दिया है, मैं अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.023 गुणा 10 की पावर 23 होती है। इसलिए कितने मोल हैं आपके, 0.5 मोल हैं, 0.5 मोल H2SO4 में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या तो ये आ जाएगी आपकी 6.023 गुणा 10 की पावर 23 गुणा 0.5, मल्टीप्लाई कराइए, 5 × 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 × 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव गुणा 10 की पावर 23
ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, अब पूछा है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आइए न्यूट्रॉनों की संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या H2SO4 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 में न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले H को देखिए, H2SO4, हम पहले H की बात कर रहे हैं, तो H का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। जो परमाणु क्रमांक होता है, जैसे इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो जो परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन जब न्यूट्रॉन निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, H में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0। अब सल्फर में देखिए, सल्फर का परमाणु भार 16 होता है, सॉरी परमाणु क्रमांक 16 होता है और परमाणु भार 32। सल्फर परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार 32। अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन, ये एन आप मोल मत समझिए, ये हम क्या लिख रहे हैं, न्यूट्रॉन। तो 32 में से 16 घटाएंगे, कितना आएगा, 16। इसी प्रकार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और परमाणु भार कितना होता है, 16। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, परमाणु क्रमांक 6 किसका होता है, कार्बन का, 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का, 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार ऑक्सीजन का 16। इसमें अगर न्यूट्रॉन निकालते हैं, तो 16 में से 8 घटाइए, कितना हो गया, 8। क्लियर। अब देखिए H के पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 0, और 2H हैं, तो 2 का गुणा करा दिया, प्लस सल्फर के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये है सल्फर, सल्फर के पास न्यूट्रॉन है 16, 16 प्लस ऑक्सीजन के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 8, लेकिन कितने ऑक्सीजन है, 4। भाई एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन है 8, तो आपके पास तो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये आएगा, ये तो 0 हो गया, 16 प्लस 32 कितना आ गया, 48। तो इसका मतलब H2SO4 में कुल कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 48। आपको समझ में आए क्या, जो परमाणु क्रमांक होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 प्रोटॉन हैं। लेकिन अगर न्यूट्रॉन निकालना हो, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं, तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाया तो न्यूट्रॉन पता चल गए। लेकिन सूत्र में देखा ऑक्सीजन है तो 4, तो 4 का गुणा कराएंगे, तभी तो पता चलेगा कि टोटल, भाई एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है, तो 4 ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन, 4 का गुणा कराएंगे तो पता चला 32 न्यूट्रॉन। तो H2SO4 में न्यूट्रॉन निकालना था, तो H के पास तो न्यूट्रॉन होते नहीं है, 0, सल्फर 16, ऑक्सीजन 8, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 4 का गुणा कराए, टोटल कितने हो गए, 48 न्यूट्रॉन। अब सवाल पर आइए, H2SO4 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 48, ठीक है। लेकिन उसने कहा क्या, 49 ग्राम, 49 ग्राम H2SO4 में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है, न्यूट्रॉनों की संख्या। भाई H2SO4 में तो आपने बता दिया कि अच्छा 48 न्यूट्रॉन होते हैं, 49 ग्राम H2SO4 में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो H2SO4 क्या है, अणु है, क्या है, अणु। तो आपने अणुओं की संख्या तो निकाली है ना, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ये आई है कितनी, 3.0115 गुणा 10 की पावर 23। ठीक। अब जब आप परमाणु निकालते थे, तो जितने परमाणु होते थे उनका गुणा कराते थे। अब इसी प्रकार न्यूट्रॉन निकालना है, तो जितने न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है, 48, तो 48 का गुणा करा दीजिए, 48 का गुणा करा दीजिए, सॉल्व करिए, जितना आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर 1.445 गुणा 10 की पावर 25
ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने आपको मूल कॉन्सेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल्स को समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार के और न्यूमेरिकल्स आप खुद से भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, और आप इस वीडियो की मदद से सवालों को सीख पा रहे हों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों के साथ। थैंक यू वेरी मच।